Hello, viewers. Welcome to my new video, The Rise of Nationalism in Europe. बेसिकली ये चैप्टर हमें हिस्ट्री के उस पास्ट में लेकर जाता है जहाँ पर यूरोप ने एक बहुत बड़ा मैप में डिफरेंस विटनेस किया, क्योंकि जो पहले किंगडम्स थे उन किंगडम्स से सभी धीरे धीरे नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट हुए और उनके इवेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जगहों पर अलग अलग पर्सनालिटीज़ की हेल्प की वजह से एक न्यू पूरा यूरोप जो है वो इमर्ज होकर आया। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म जो है वो हमारी फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है और लॉयल्टी है। किसके प्रति? किसी जोग्राफिकल एरिया, लैंग्वेज, एथनिसिटी। आपस में हम कलेक्टिवली किसी न किसी एरिया से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, कनेक्ट करते हैं। उस फीलिंग को हम नेशनलिज्म कहते हैं। During the 19th and 20th centuries, nationalism was a powerful force that could create one nation, form many separate countries, break up one nation into many countries. ये जो है पेंटिंग आप जो देख रहे हो, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ 1 मार्क्स। एंड इसमें आप देखो फ्रांस के जो लोग हैं वो सबसे आगे लीड कर रहे हैं विद द फ्रेंच फ्लैग, और पीछे पीछे सभी कंट्रीज़ जो हैं वो लीड कर रही हैं, धीरे धीरे फॉलो अप कर रही हैं और एनलाइटनमेंट की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। और इंडिविजुअलिटी को वेट दिया गया, फ्रीडम को वेट दिया गया, लिबर्टी को वेट दिया गया, और डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स ये जो इस्टेब्लिश की गई थी, दे वर वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। उस टाइम पीरियड पर यूरोपियन सोसाइटी कैसी थी? जो अपर क्लास थी वो बहुत ही डोमिनेंट थी। इसका कुछ पोर्शन आपने क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था। और यूरोपियन सोसाइटीज़ में जो हायर क्लास थी वो कंट्रीज़ आपस में मैटर नहीं करते थे, उनकी क्लास बहुत मैटर करती थी। इवन इंटर कास्ट मैरिजेस अगर एक कंट्री में, एक किंगडम में उन्हें नहीं फिजिबली अच्छा लगता था तो वो किसी और कंट्री में भी बट ऑफ सेम क्लास प्रेफर करते थे। दे हैव बिकम अ सेपरेट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट। और दे ओन लार्ज एस्टेट्स, टाउन हाउसेस, एंड मोस्ट ऑफ देम जो दे वर स्पीकिंग फ्रेंच। और जो लोअर सेक्शन था यूरोपियन सोसाइटी का वो ज़्यादातर पीजेंट्स थे, लैंडलेस वर्कर्स थे या फिर स्लेव्स थे। अब हम बात करते हैं 4 फेजेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमने क्लास 9 में पढ़ा था, नेशनल असेंबली बनाई गई थी क्योंकि स्टेट जर्नल की मीटिंग बुलाई गई और थर्ड स्टेट के लोग बाहर खड़े रहे, दे वर अनहैप्पी। टेनिस कोर्ट में जाकर उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। तो ये सारे इवेंट्स जो थे, सबसे पहले जो हमारी मोनार्की थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हुई, फिर रिपब्लिक में कन्वर्ट हुई, और रिपब्लिक के बाद डायरेक्टरी में कन्वर्ट हुई, और डायरेक्टरी के बाद जो था, बिकॉज इट वाज अ अनस्टेबल कंडीशन जहाँ पर 5 लोगों को बिठाया गया था एज अ डायरेक्टरी ऑन द पोस्ट, वो अनस्टेबल कंडीशंस जो थी उन्होंने नेपोलियन जो कि एक डिक्टेटर था उसको राइज दिया। और इस सारे प्रोसेस में फ्रांस ने बहुत तरीके से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स को विटनेस किया। जो नेपोलियन का जो रूल आया उसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा वॉरफेयर को अपनाया। इन द एंड ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। इन्होंने नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 दिया जिसमें से बहुत कुछ आज भी फॉलो किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो ब्रॉट डाउन किए गए थे वो बहुत ही सही थे एंड दे वर वेरी अप्रोप्रिएट एंड वेरी गुड। जिसमें से रिटर्न ऑफ मोनार्की भी था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, रिमूवल ऑफ गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस को बेटर किया गया, यूनिफॉर्म लॉज लगाए गए,
वेट्स एंड मेजर्स, और जो वेट्स एंड मेजर्स थे उनका एक स्टैंडर्ड कंडीशनिंग था। उस स्टैंडर्ड कंडीशनिंग को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, जैसे आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया गया है वो एलए का दिया हुआ है। और एलए में क्या था कि एक स्टैंडर्ड यूनिट जो था वो हर एरिया को क्रॉस करते ही डिफरेंट हो जाता था, जिसकी वजह से मर्चेंट्स को सेल एंड परचेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को प्रेफर किया। जो एलए था उसे प्रेफर किया गया था कि एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने की वजह से ट्रेड बहुत इजी हो गया था, और प्रेफरेबली हर जगह पर उसको इम्प्लीमेंट करने से फ्री ट्रेड भी बढ़ा था। तो ऐसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को लाया गया था जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहा, और लोगों ने इसे बहुत वेलकम भी किया। लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली नेपोलियनिक वॉर्स की वजह से ये सब ओवरशैडो हो गए, एंड नेचुरल है लोग जो थे वॉरफेयर से बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, सो दैट इंक्रीज्ड हिज अनपॉपुलैरिटी। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट जो थे, मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स जो थे, उसमें क्या हमें पता चलता है कि नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड और कॉमन हिस्ट्री और डिसेंट, this commonness was forged through struggles, through the actions of the leaders and the common people. एक रैशनल और एक इमोशनल थिंकिंग जो उस टाइम पीरियड पर डेवलप हो रही थी अपने कंट्री के प्रति, अपने जोग्राफिकल एरिया के प्रति, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, और उससे बहुत ज़्यादा लोगों में वननेस की फीलिंग क्रिएट हो रही थी, एंड दे जस्ट वांटेड टू struggle for their own freedom of the nation and identification of their nation and close belongingness to each other. और ज़ोल्वरीन जो था ये उसी का एक पार्ट था। 1834 में कस्टम यूनियंस क्रिएट किए गए जो प्रूशिया का इनिशिएटिव था। लगभग हर जर्मन स्टेट ने इसको ज्वाइन किया, और इसका सबसे बड़ा फीचर था कि इट एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, और करेंसीज़ को डाउन लाया गया। 30 से 2 कर दी गई करेंसीज़, ताकि एक स्टैंडर्डाइजेशन लाया जा सके और फ्रीडम मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने की, और लीस्ट प्रॉब्लम्स जो हैं वो ट्रेडर्स फेस करें। और नेटवर्क ऑफ रेलवेज़ बहुत अच्छा किया गया। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो थे उन्होंने नेशनल यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और हमें मालूम है कि जो सबसे पहला क्लियर नेशनलिज्म का इवेंट हमें जो मिला था वो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का था, जिसमें हमने लापार्टे जैसे टर्म्स, दैट इज़ द फादरलैंड, ली सिटियन, द सिटीज़न, ये सिटियन एंड सिटियनी रॉबेस्पियर के पीरियड में हमने सैल्यूटेशंस जब रिमूव की गई थी मैडम एंड मॉन्जेर की, तो उस टाइम पीरियड पर इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हमने ये चीज़ देखी है, स्टेट जर्नल जो थी उसने नेशनल असेंबली में कन्वर्जन देखा, बहुत सारे हाइम्स क्रिएट किए गए, फ्रेंच फ्लैग आया, ट्राई कलर हुआ, और बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाए गए जिससे एक यूनिफॉर्म लॉज मिले सिटीजन्स को, और इंडिविजुअलिटी को बहुत वेट दिया गया, लिबर्टी को बहुत वेट दिया गया। कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जनरली बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अलग से पूछ लिया जाता है, और इसमें हमें एक्सप्लेन इस तरह से करना होगा कि इट इज़ अ राइट फ्रॉम द लैटिन वर्ड रूट लिबर मीनिंग फ्री। और ये जो लिबरलिज्म था, ये अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो इट वाज द कंसेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी था। दे वर आस्किंग फॉर इट। ऑटोक्रेसी को ख़त्म किया जाना चाहिए था, और प्रिविलेजेस और क्लरिकल जो बहुत ही हाई क्लास लोग थे जो नीचे फ्यूडल सिस्टम में थर्ड स्टेट के लोगों को कुछ नहीं समझते थे, उन सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज था कि पॉलिटिकली हमें एक फ्रीडम चाहिए, दैट इज़ योर लिबरलिज्म इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। और अगर हम इकोनॉमिकल व्यू पॉइंट से बात करें तो इट मेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट।
और इस मार्केट में अगर हम बात करें, इट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। इन सब रिस्ट्रिक्शंस को मिटाना चाहिए, एबॉलिश कर देना चाहिए। न्यू कमर्शियल क्लासेस आर्ग्यूड दैट द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी allowing the unhindered movement of goods, people and capital। easy movement होना चाहिए goods और capital का। कस्टम यूनियन और जोल्वरिन इसमें एक बहुत बड़ा उसने अपना फंक्शन किया एंड इट वाज वेरी इफ़ेक्टिव एज वेल। कंजर्वेटिज्म की अगर हम बात करें, अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। यानी कि पुराने तरीक़ों पर ही चलना चाहते थे, मोनार्की प्रेफर करते थे ये लोग। और ये चाहते थे मोनार्की के जो साथ साथ जो सोसाइटी में हायरार्की थी वो भी रिस्टोर होनी चाहिए। एंड दे वर नॉट रेडी फॉर अ क्विक चेंज। धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज अगर थोड़ा बहुत एक्सेप्टेड भी था उन्हें, बट जनरली दे वर नॉट हैप्पी विद एनी काइंड ऑफ चेंज। ट्रीटी ऑफ वेना ये क्यों लगाई गई? और सबसे पहले इसको लर्न करने के लिए पहले इन 4 नेशंस का नेम हम एक्रोनिम से लर्न कर सकते हैं। प्रैब, दैट इज़ PRAB। ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन चारों के नाम अगर आप प्रैब से याद कर लेंगे तो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। एंड इन सब ने मिलकर बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया। 1815 में एक ट्रीटी बनाई गई जिसमें इन्होंने कोशिश की थी कि जो भी कुछ नेपोलियन ने किया है उसको रिवर्स कर दिया जाए। बॉर्बन डायनेस्टी को भी रिस्टोर करने की कोशिश की गई फ्रांस में। और एक बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम तैयार किया गया जिसमें कि फ्रांस को लगभग हर आसपास एक ऐसी टेरिटरी से सैंडविच कर दिया गया कि वो जल्दी से अपने आप को एक्सपैंड ना कर सके, अपने एरिया को बढ़ा ना सके, अपने पॉलिटिकल एफर्ट्स को ना फैला सके। और जर्मन कन्फेडरेशंस जो तो 39 कन्फेडरेशंस नेपोलियन ने बनाई थी उन्हें एज इट इज़ रहने दिया। The main intention was to restore the monarchy that has been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in the Europe। राइज ऑफ रिवोल्यूशनरीज ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था जिसकी वजह से लोगों में बहुत चेंजेस आए, ब्रेन वॉश हुआ और उन्होंने बहुत कुछ न्यू इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। और बहुत सारे सॉन्ग्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेज, इन सभी में लिबर्टी और फ्रीडम की जो एक डिमांड थी, अर्ज थी लोगों की, वो दिखाई दे रही थी। इनमें जो हमारे मोस्ट आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ थे वो ऑटोमन बिस्मार्क, माज़िनी एंड गारिबाल्डी थे। सबसे पहले हम बात करते हैं माज़िनी। आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वेना इन 1815 when conservative regimes were restored to power, many liberal-minded people went underground because of the fear of repression। वेरी ऑब्वियस, ये सारा जब ट्रीटी ऑफ वेना लगा दी गई उसके बाद इन सभी सोसाइटीज़ को जो काम कर रही थी इन आइडियाज़ को स्प्रेड करने की, उनको सीक्रेटिवली काम करना शुरू करना पड़ा। माज़िनी वॉज वन अमंग्स देम, ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हु वर्कड फॉर इटली। और ही हैज़ जॉइंड कार्बोनारी, अ सीक्रेट सोसाइटी। और उन्होंने खुद भी बनाई, यंग इटली मार्सेल्स में बनाई और यंग यूरोप बर्ने में। और ऐसी बहुत सारी और भी सोसाइटीज़ क्रिएट हुई जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड वगैरह में। एंड दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग इन यूनिफिकेशन ऑफ वेरियस नेशंस लेटर। सबसे पहले हम बात करते हैं गुज़िपी माज़िनी की। ही वॉज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। उनका जो इटली में यूनिफिकेशन है उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा। देन गारिबाल्डी, उन्हें द स्वॉर्ड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन कहा गया। एंड ही फर्स्ट इन्वेडेड सिसिली और इन्होंने पूरी हेल्प की किंग विक्टर एमिनल टू की। और इनकी जो रेड आर्मी थी उसने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था यूनिफिकेशन में। एंड स्लोली एंड स्टेडली वी विल डिस्कस ऑल दीज इन टर्म्स ऑफ यूनिफिकेशंस ऑल्सो, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करूँगी। And not leaving apart Bismarck, he was responsible for uniting Germany. And he gave these words: not by speeches and resolutions of majorities are the great questions of the time decided upon, but by blood and iron. So he fought to unify. अब हम बात करते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशंस। जुलाई रेवोल्यूशन जो है वो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उसी के बारे में बात करते हैं।
और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्लस ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इनकी इवेंट्स आपके सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन फैक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए कि ये इवेंट्स हुए थे। एंड दीज वर ओनली द रिपरकशंस, ये रिपरकशंस थे जो आस पास इवेंट्स हो रहे थे और न्यू आइडियाज़ फ्लोट कर रहे थे, तो जगह जगह पर ऐसी रिवोल्यूशंस को विटनेस किया गया। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म जो है ये बिल्कुल नेशनलिज्म से पैरेलल ही चलता है और इसमें जो है कल्चरल इंस्टिंक्ट रहता है और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो हैं ज़्यादा इमोशनल, इंट्यूटिव और मिस्टिक फीलिंग से जनरेट होते हैं और उसी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और इसका प्रोपोगेशन ये ज़्यादा फैलाया कैसे गया, फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांस, ये जो है ये ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन जो थी इस तरह से स्प्रेड की गई उस टाइम पीरियड में। और लैंग्वेज में जो है एक बहुत इंटीग्रल पार्ट प्ले किया इस टाइम पीरियड पर। सो दिस इज़ ऑल्सो सम ऑफ द टाइम्स इट लैंड्स अप फॉर 3 mark क्वेश्चन इन द बोर्ड. That is all for the part 1 of nationalism in Europe. I hope you must have understood this part. Rest we will be taking up in the next parts of this chapter. Thank you for watching. Bye for now.